हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने OCOQ, दैट इज वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन, यानी कि ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जस्ट वन क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। And you are going to be absolutely spellbound with the kind of effort that has been put in these questions. In amazing questions for last मोमेंट रिवीजन, जहाँ पे लास्ट लैप पे आपको रिवाइज करना है। फटाफट से सभी एडजस्टमेंट्स रिवाइज भी हो जाएंगे एंड आपका पूरा रजिस्ट्रेशन ओके Q&A के पर्सपेक्टिव से एकदम सॉर्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा है दोस्तों, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द OCOQ बुक। ओके, ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर इसका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 5 से 6 मार्क का आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आज यहाँ पे Z है। ओके, Z स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द प्रोप्राइटरी फर्म। याद रखना उसका जो स्ट्रक्चर है वो सोल प्रोप्राइटरी का है। ओके, इन मुंबई एंड ऑल्सो सेटअप एन OPC माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेम Z लिमिटेड। तो उसके दो एंटिटीज है, एक प्रोप्राइटरी फर्म जो है सोल प्रोप्राइटरी फर्म है वो, ओके, एंड दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स उसका एक कंपनी है वो, ओके, जो बेसिकली है इन द फॉर्म ऑफ OPC, और दोनों अलग अलग एंटिटीज है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ही नीड्स योर असिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। चलो काम पे लग जाओ। सबसे पहला, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों सेक्शन 22 के रिलेशन में जितने भी प्रोविजंस है वो सब मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर का कोई क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर कोई एडजस्टमेंट आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने हर एक एस्पेक्ट कवर कर लिया है। ठीक है, चलो, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ हिज फर्म। ओके, क्लियरली दोस्तों ये आ जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू 100% EOU ऑफ हिज फर्म, ये भी दोस्तों आ जाएगा। इसमें भी क्या है, कोई दो राही नहीं है। ऑब्वियसली ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, पर ये भी दोस्तों क्या है, एक आउटवर्ड सप्लाई है, जहाँ पे डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स ओके एग्रीगेट टर्नओवर में ये आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स कैटेगोरिकली क्या है बोला है, इंक्लूड करना है, तो डेफिनेटली करना है। ठीक है, एग्जाम सप्लाईज भी दोस्तों क्या है, डेफिनेटली इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्पेसिफिकली एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूजन में लिखा है। सप्लाईज ऑफ लिकर पेट्रोल ओके ऑफिस फर्म, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये भी आ जाएगा। इसका एक सोल रीजन ये है कि एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, राइट। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर इंक्लूडेड इन एग्जाम सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज आर इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, इसीलिए दोस्तों ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यानी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू। आर वी जस्ट से आर यू कैरिंग इट? यस। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय OPC नेम्ड Z लिमिटेड सेटअप इन हिज ओन नेम। तो दोस्तों याद रखना ये टर्नओवर प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि इंडिविजुअल के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। ये किसके टर्नओवर में आएगा? OPC के टर्नओवर में आएगा। ठीक है, तो OPC का टर्नओवर कैलकुलेट करना है, ओके, और याद रखना इंडिविजुअल का भी करना है। ठीक है, क्योंकि उसकी दो एंटिटीज, तो इंडिविजुअल में नहीं आएगा, OPC में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच Z इज पे लाइबल टू पे टैक्स एज पर RCM, तो दोस्तों क्लियरली ये नहीं लेना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब इंफॉर्मेशन ओके प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए ही दिया है, और अगर OPC के रिलेशन में कुछ दिया है तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। ठीक है, डन। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आई एम सो सॉरी, ले लेना है, पर याद रखना अगर थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का करते तो नहीं आता, पर रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई व टैक्सेस पेबल एज पर RCM आ जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई है। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइसेस, यस ये भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ओके, आपका ही गुड्स है, तो आपने फॉर एग्जांपल जॉब वर्कर को क्लॉथ भेजा था, उसने क्लॉथ से शर्ट बना दिया, फिर आपने उसे आदेश दिया कि तू मुझे वापस मत भेज, तो वहीं से ही मेरे डायरेक्टली क्या कस्टमर को भेज दे वो शर्ट, तो फिर वैसे हो जाएगा दोस्त। अच्छा,
सप्लाइड फ्यूनरल सर्विस। तो मेरे दोस्त ये जो है ओके शेड्यूल 3 में आता है। इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। जो सप्लाई ही नहीं है बेटा वो कैसे आ सकता है आउटवर्ड सप्लाई के अंदर। और इसीलिए दोस्तों याद रखना शेड्यूल 3 वाले कोई भी ट्रांजैक्शन है दैट इज बेसिकली नॉट अ सप्लाई अंडर 7 सबसेक्शन 2 वो कभी भी ना कॉम्पो ना रजिस्ट्रेशन कोई भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझू नहीं? यस ओके। और ये दोस्तों अगर आप स्पेसिफिकली क्या है देखना चाहे तो मैंने मेरे समरी नोट्स में ये क्लियरली क्या है बतलाया भी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके और बकायदा क्या है वहाँ पे एक पॉइंट करके लिख भी दिया है, राइट, जिससे क्या है आप वो भूले ना। ओके तो ये चीज याद रखना। ठीक है डन है। ओके और ये क्यों लिखा है सो दैट क्या है क्वेश्चन में भी क्या है जो एडजस्टमेंट आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए सो दैट अगर यहाँ से भी रिवाइज करना है तो भी ना छूटे और अगर क्यूएनए से रिवाइज कर रहे हो तो वहां पे भी नहीं छूटना चाहिए वो पॉइंट। दैट्स इट, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स ओके सेल ऑफ शेयर ऑन हिज ओन अकाउंट। क्लियरली दोस्तों शेयर्स जो है नीदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन ये भी नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये जो गुड्स और सर्विस ही नहीं है उस पर वो कैसे बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं ले सकता मैं। ठीक है नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स अनरजिस्टर्ड ब्रांच इन दिल्ली। अभी आप कहाँ पे हो तो भैया आप मुंबई में हो और आपकी रजिस्टर्ड ब्रांच है और आप एक अनरजिस्टर्ड ब्रांच जो दिल्ली में उसको दे रहे हो डेफिनेटली दोस्तों आ जाएगा बिकॉज इसको ऐसा बोला जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन तो ये डीम सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स अनरजिस्टर्ड ब्रांच इन पुणे। तो दोस्तों ये क्या है ऑब्वियसली बात है माय डियर फ्रेंड्स ये ओके एक डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं। यस क्योंकि ये याद रखिए एक अनरजिस्टर्ड ब्रांच को दे रहे हो आप जो विद इन द स्टेट, राइट। तो मैं बस बता देता हूँ AK25(4) AK25(5) जिसके अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन लिखा है, राइट। तो 25(4) क्या बोलता है कि अगर दोनों क्या रजिस्टर्ड पर्सन है, राइट, दोनों ब्रांच आपकी है ब्रांच 1 ब्रांच 2 रजिस्टर्ड पर्सन है आइदर इट इज विद इन द सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट डजेंट मैटर, दोनों रजिस्टर्ड है तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ ऐसा माना जाएगा। 25(5) में क्या बोला है कि भैया एक स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है और दूसरी ब्रांच जो दूसरे स्टेट में वहां पे वो अनरजिस्टर्ड है और उन दोनों के बीच में भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स ओके क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स वो भी क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट सप्लाईज विद इन द स्टेट मेड फ्रॉम चेन्नई ब्रांच। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे भी काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि मुंबई से चेन्नई भेजा गया है। नहीं भाई मुंबई से चेन्नई नहीं भेजा गया है, आप ही यानी कि ये प्रोपराइटर की और एक फर्म की ब्रांच जो है ठीक है वो कहाँ पे है चेन्नई में और चेन्नई से माल बिका है। तो आपको तो पता ही है दोस्तों ऑल इंडिया बेसिस पे इसका क्या है टर्नओवर है एंड दैट टू माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है ये समझना क्या कि इट इज ओके विद रिस्पेक्ट टू पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर। तो आज ऑल इंडिया लेवल पे क्या है ये एग्रीगेट टर्नओवर है और ये पैन बेस्ड है। समझा? ये पैन बेस्ड है यार, समझो। गॉच गॉच यस क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स ओके ये पैन बेस्ड है। तो ये चीज प्लीज याद रखना आप, ठीक है, कि अगर ये पैन बेस्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स तो आप अपनी जितनी भी ब्रांच है वो सबका एग्रीगेट टर्नओवर ले लेंगे अपने खाते के अंदर। ठीक है डन। तो ये चीज क्या है डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा। तो इसीलिए चेन्नई ब्रांच के टर्नओवर को भी लिया जाएगा, मुंबई ब्रांच के भी लिया जाएगा। ठीक है अच्छा सप्लाई टबैको टू इट्स डीलर्स इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 2 लाख और 12 लाख है। तो 12 लाख में से 2 लाख क्या है अपना ये टबैको है। तो इसमें आप कितना लेंगे 10 लाख लेंगे 12 लाख लेंगे 12 लाख लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 लाख क्या है बेटा एक ऐसा टैक्स है जो आप इंक्लूड करेंगे इन वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज अदर देन GST और TCS ऑफ इनकम टैक्स। गॉट इट? यस इसीलिए पूरा 12 लाख ले लेंगे। ठीक है तब जाके दोस्तों अपने को आएगा क्या यहाँ पे अमाउंट 29.7 और अपना वो OPC का आ जाएगा 2.7। ठीक है एंड सिंस माय डियर फ्रेंड्स वो मुंबई से है एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओके वो
गुड्स भी दे रहा है और वो सर्विस भी दे रहा है, तो भैया उसका टर्नओवर तो कितना था, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 20 लाख, तो ही इज लायबल टू रजिस्टर। ठीक है, इसका आंसर चेंज किया है क्या मैंने? He is liable to register since his proprietary firm has exceeded the threshold limit। ठीक है, डन। बट वो जो ओपीसी है दैट इज नॉट लायबल टू रजिस्टर। ठीक है, बिकॉज उसका टर्नओवर अभी भी क्या है, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट से काफी कम है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट इज दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। बात हो रही है महादेव एंटरप्राइज की। यस, महादेव, हर हर महादेव। ओके, यस दोस्तों, आज ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ओपन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, आज यहाँ पे दोस्तों आपको फोकस करना है कि भैया हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और त्रिपुरा है। अब बात अगर सिर्फ हो रही है दोस्तों किसकी, सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो हिमाचल का जो एप्लीकेबल लिमिट है वो 40 लाख, उत्तराखंड का है 20, त्रिपुरा का है 10। ठीक है, कैसे? क्योंकि 40 बेटा सब स्टेट्स को अप्लाई होता है एक्सेप्ट, ओके याद रखना, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम। तो आसाम को 40 अवेलेबल है, पर दूसरी क्या है, नॉर्थ ईस्ट कोई भी क्या है अपनी स्टेट है उसको एप्लीकेबल नहीं है 40 लाख। ठीक है, और साथ साथ में यूटीपी, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, उसको भी 40 लाख एप्लीकेबल नहीं है। 20 या 10 जो आपको एप्लीकेबल होता है ले लो भाई, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब दोस्तों एक ही बात है, क्या कि आपको फिगर आउट करना है कि भैया इसका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज अगर आप देखने जाएं तो हिमाचल प्रदेश में वो सिर्फ टैक्सेबल गुड्स दे रहा है, उत्तराखंड में वो सिर्फ नॉन टैक्सेबल दे रहा है, और त्रिपुरा में वो टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल भी दे रहा है। ओके, तो क्लियरली याद रखना है 20 लाख का लिमिट तो क्या है, उसको तो कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तवज्जो अगर दिया जाएगा तो वो है 40 लाख की लिमिट को और 10 लाख की लिमिट को। अच्छा, 20 लाख की लिमिट को मैंने इग्नोर ही क्यों कर दिया? मैंने इसीलिए इग्नोर कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, कि जहां सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज या एग्जाम सप्लाईज हो रही है, वहां पे याद रखना कभी भी क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसका, सप्लायर का। ठीक, तो उसका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, कभी भी उसको बीच में लाकर विच एवर इज लोअर वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, डन। तो अब दोस्तों त्रिपुरा का है 10 लाख और हिमाचल में है 40 लाख, तो क्या हिमाचल में टैक्सेबल सप्लाईज हो रहा है? यस। त्रिपुरा में हो रहा है? यस। हाँ, उसमें एग्जेम्प्ट भी हो रहा है टैक्सेबल के साथ साथ, पर टैक्सेबल भी तो हो रहा है ना भाई। यस, तो आज सिंपल सी बात है, इस केस में 40 लाख या 10 लाख विच एवर इज लोअर ले लेंगे हम, एंड इसीलिए एप्लीकेबल लिमिट आ जाएगा कितना, 10 लाख। ठीक है, डन। अब दोस्तों इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना आएगा? नाउ दिस इज द सिंपलर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको सब टाइप का क्या है दोस्तों ले लेना है कैलकुलेशन। ओके, 22.5 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 40। ठीक है, तो ये आ जाता है 56.9, विच इज क्लियरली एक्सीडिंग 10 lakhs। और इसीलिए दोस्तों याद रखना वो हिमाचल, ओके, और त्रिपुरा दोनों स्टेट में हो जाएगा रजिस्टर, उसे उत्तराखंड में रजिस्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, वहां पे वो सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, या फिर ओके अगर वो एग्जाम सप्लाईज भी अगर कर रहा तो एक्सक्लूसिवली, तो वहां पे उसे रजिस्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिकॉज बेटा स्पेसिफिकली सेक्शन 22 बोलता है क्या, 22(1) बोलता है क्या, कि भैया
अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है एक्सीड किया 20 lakhs का या 10 lakhs का या 40 lakhs का, तो यू विल रजिस्टर, बट यू विल रजिस्टर ओनली इन दैट स्टेट वेर यू हैव मेड टैक्सेबल सप्लाईज, वेर यू हैव मेड टैक्सेबल सप्लाईज। तो जहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है वहां पे रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं। समझा ना गौठी? अरे यस और नो? यस सर, हाँ, ओके। तो आज ये सीन है। ओके, डन, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना कभी भी अगर आपको नोट्स के परस्पेक्टिव से कंफ्यूजन होता है तो प्लीज इंश्योर करना कि आप क्या क्या लिखना है, मैं बता देता हूँ। आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिख देना यहाँ पे, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। उसके अंदर एक और एंट्री क्या है डाल देना कि भैया आज किसको क्या लिमिट एप्लीकेबल है, 10, 20, 40, ठीक है। फिर ये नोट लिख देना कि भैया आज अ, ये तो इंडिविजुअल लिमिट है पर एप्लीकेबल लिमिट क्या है। अच्छा, इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। अच्छा, अभी सिंस इसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर कौन से स्टेट में वो रजिस्टर करेगा, कौन से स्टेट में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। समझा? यस, ये सिनेरियो है भाई, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? यस, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या है, अगर आप इसका डिस्कशन कर लेंगे तो फिर क्या है, क्लियरली सभी नोट्स क्या है आ जाएंगी एंड आपको आराम से इसका 7 से 8 मार्क मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें कंसेप्चुअली इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं था, पर आपको लिखना बहुत है इसके अंदर, ठीक है, एंड दैट यू विल इजीली सी इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली मिस्टर पी के बारे में, कि इसकी प्रेजेंस है 2 स्टेट्स में, वन इज हरियाणा, वन इज राजस्थान। खमा खणी खणी खमा पधारो मारे देश। He is registered in the state of Rajasthan even without crossing the threshold limit. His turnover during the year in Rajasthan is 32 lakhs and Haryana is 5 lakhs. Is he mandatory required to register in the state of Haryana also? ठीक है। तो आज यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन। तो मिस्टर पी हैज presence in 2 states, Haryana and Rajasthan. Now he is registered in the state of Rajasthan. Why is he registered? Maybe it's voluntary registration. Maybe it's compulsory registration because he has made an interstate supply of goods. As simple as that. या फिर उसने क्या है ईसीओ के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई किया है, कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। बट वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, राजस्थान में, या तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की वजह से या तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की वजह से। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे मामला क्या है पता है, मामला ये है माय डियर फ्रेंड्स दैट क्या टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर रहा है? नहीं। जबकि आप देखोगे हरियाणा और राजस्थान दोनों को 40 लाख एप्लीकेबल है। एग्रीगेट टर्नओवर है इसका 37, विच इज नॉट एक्सीडिंग 40। तो क्या यहाँ पे उसे हरियाणा में भी रजिस्टर करना जरूरी है? नहीं, नहीं है जरूरी, ठीक है। क्योंकि याद रखना, अगर आपने पैन इंडिया बेसिस पे अपना जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड करवा दिया थ्रेशोल्ड लिमिट में, तो फिर ठीक है। तो फिर अगर क्या है आपने 10 ब्रांच का टर्नओवर एक साथ क्या है अकाउंट में लिया था वाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, एंड उसके कारण क्या है दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो फिर 10 की 10 ब्रांच को रजिस्टर करना पड़ेगा। पर यहां पे तो एक ने ऐसे ही कर लिया है भाई, तो दूसरे को करना जरूरी है? नहीं, उसके डिस्क्रिप्शन पे हो कि करे कि ना, पर कोई बाध्य नहीं कर सकता, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट्स। समझा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भैया यहाँ पे
जो एसएससी है वो February 22 में है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल लेंगे, यस, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई दोस्तों आता है एग्जाम सप्लाई में, एग्जाम सप्लाई आता है एग्रीगेट टर्नओवर में। ट्रांसफर ऑफ एग्जाम ब्रांच, सॉरी ट्रांसफर ऑफ एग्जाम्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच इन राजस्थान, और आप कहाँ पे, ओडिशा हो, यानी क्लियरली यहाँ पे हुआ दोस्तों इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे कितना संगीन जुर्म हुआ है? नहीं, यहाँ पे संगीन जुर्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स नहीं हुआ है, एग्जेम्प्ट गुड्स हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। क्या हुआ है? एग्जेम्प्ट गुड्स। और याद रखना दोस्तों, अगर आप स्पेसिफिकली क्या है चार्ट में देखेंगे तो छोटी छोटी बातें क्या है कवर की है कि भैया आज अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स होगा, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली क्या है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, पर अगर इंटरस्टेट एग्जाम सप्लाई होगा तो फिर याद रखना उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की उस ट्रांजैक्शन के तहत जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं, क्या है, एग्जाम सप्लाई, तो इसके कारण तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, डन, ओके, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट इज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय ब्रांच इन यूपी इंटरस्टेट, यानी कि क्या, यूपी में आपकी ब्रांच है और वहां पे वो क्या विद इन द स्टेट सप्लाई कर रही है, लो ना भाई, क्या दिक्कत है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम, ओके, बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो, टैक्स सामने वाला पे कर रहा है, आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई वेर टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, बट यही एडजस्टमेंट कारण होगा कि भैया ये बंदा हो जाएगा क्या, लायबल टू रजिस्टर। और मैं देखूंगा भी नहीं कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होता है कि नहीं, बिकॉज 24 क्लियरली एक्सीड्स और ओवर पावर्स सेक्शन 22, बिकॉज सेक्शन 24 इज क्लियरली अ स्पेसिफिक प्रोविजन कि मैंने बोल दिया तो कंपल्सरीली रजिस्टर करना ही पड़ेगा, यस। तो यही सीन यहाँ पे भी हुआ आरसीएम के साथ। बट याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत 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 ज्यादा याद रखना क्या, कि बॉस ये इस रीजन के वजह से क्या है कंपल्सरी रजिस्टर करता है, ना कि इस रीजन के वजह से। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम सप्लाईज है, इसको मैं क्या एग्जाम हटा के टैक्सेबल लिख दूं तो खत्म, खत्म मेरे भाई। ठीक है, इसको भी क्या है दोस्तों, ओके, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप ले लेते हैं अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डन। तो मुझे बस ये दिखाना था ये सब में कि भाई ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो रहा है पर इसके कारण नहीं, ओके, खुद के कारण। गॉट इट, यस, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, डन, दैट्स इट। अबे खुद के कारण क्या गाउठी, ये आरसीएम के कारण। ठीक है, आरसीएम के कारण हो रहा है यहाँ पे ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो मुझे ये एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा लगा, तो ये चीज़ क्या है बस नोट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि मिस्टर क्यू है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ गुजरात is a trader of taxable notified handicraft goods. It makes supplies to states of Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh. Turnover of October is rupees 18 lakhs. ठीक है, done. अब सीन क्या है, explain the provisions of registration of CTP under GST, examine whether Q is liable for registration. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है भाई कि ये एक इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, राइट, ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एज अ सीटीपी विच इज नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs.
तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले तो ये सबका क्या है, ओके सबका क्या, सॉरी आई एम सो सॉरी, गुजरात का लिमिट आपको देखना है, सबका लिमिट नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि भैया सप्लायर जहाँ पे होता है ना, आप उसका स्टेट देखोगे। पहले तो ये है ना, बहुत ज़रूरी है समझना, आधे लोगों को यही नहीं पता। ओके, सप्लायर की स्टेट में भैया उसका थ्रेशोल्ड लिमिट देखो, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑब्वियसली 20 लाख, ठीक है। एंड विच इज़ वाई इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे ये इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट कर रहा है एज अ CTP, ठीक है। अप टू 20 लाख एग्जेम्प्ट है, उसके बाद ही वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा गाइस, 40 लाख का लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा गाइस, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। 40 लाख का लिमिट होता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज में, इंटर में नहीं। इंटर में वैसे नॉर्मल गुड्स में तो क्या सीधा कंपलसरी शुरू हो जाता है, ओके, 1 रुपए का भी अगर आप सप्लाई करोगे। पर अगर आप कर रहे हो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एज अ CTP, तो वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, डन। और वो एक्सेप्शन क्या है, 20 लाख का लिमिट मिलेगा, 20 लाख का ब्रीदर मिलेगा, ठीक है, डन। ओके, 40 लाख का नहीं, 20 लाख का ही मिलेगा, प्लीज याद रखना ये चीज, काफी लोगों को ये नहीं पता होता, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है, what will be the answer if you makes trading in taxable notified products instead of taxable notified handicraft goods which involves 75% making of machine and 25 by hand। तो दोस्तों जब वो टैक्सेबल नोटिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि प्रीडोमिनेंट नेचर हैंड का हो और ना कि मशीन का। एंड यहाँ पे दोस्तों ऐसा आप देख सकते हैं कि हैंड का सिर्फ परसेंटेज 25 है, इट इज़ क्लियरली नॉट मोर देन 50, तो हैंड का प्रीडोमिनेंट नेचर नहीं है। और इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ऐसा अज्यूम करता है कि भाई ये मैक्सिमम ओके यूज़ करता है मशीन्स का, ना कि लेबर का, ओके, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट्स गुड्स और फॉर ट्रेडिंग इट्स गुड्स, वट एवर द केस में भी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि भैया उसके पास ऑलरेडी पैसा है कंप्लायंस के लिए खर्चने के लिए, क्योंकि उसने केपेक्स में पैसा डाला है ना कि लेबर में, और इसीलिए उसको क्या है 20 लाख का ये एग्जेम्पशन नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको क्लियरली दोस्तों 20 लाख का ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। ये चीज़ याद रखना बंधु, याद रखना, ओके, डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दैट, ओके, डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे से समझाया है। BBD Private Limited of Gujarat exclusively manufactures and sells, okay, Z, which is an exempt from GST, and company sells Z only within Gujarat and is not registered under GST, ठीक है। The turnover of the company in the previous year 18-19 was 50 lakhs. The company expects a growth of 10% more, यानी 55 lakhs का expect कर रहा है। However, effective on 1/1/2020, exemption available on Z was withdrawn by central government and GST at the rate 5% was imposed thereon. The turnover of the company for 9 months ended on 31/12/2019, which was 42 lakhs. BBD Private Limited is of the opinion that it is not required to take registration. Now understand very clearly. Section 23 क्या बोलता है कि भैया देखो, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इफ यू आर एक्सक्लूसिवली मेकिंग ओनली एंड ओनली एग्जाम सप्लाईज, एंड दैट वाज क्लियरली हैपनिंग विद BBD प्राइवेट लिमिटेड, कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही क्या है भाई, क्योंकि मैं जो भी सप्लाई कर रहा हूँ एग्जाम्प्ट है, ना ही टैक्स कलेक्ट करना है ना ही पे करना है, एंड ऑब्वियसली ITC भी नहीं लेना है। कैसे लो ITC जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है, तो ना आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को देना है और ना ITC गवर्नमेंट से लेना है। तो जब ना देना है ना लेना है, ना देना है ना लेना है, तो काहे को रजिस्ट्रेशन करना है, तो काहे को रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। ऐसा रैपर बन सकते हैं अपन, राइट, कुछ नाम सोच लो टकाटक, जैसे एक बादशाह है, यो हनी सिंह है, तो मैं सोच रहा हूँ टैक्स का टीचर ऐसा कुछ कर दो भाई, राइट। जैसे ब्लू है पानी 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 पानी, तो ऐसा कुछ बोलो कि जैसे लाल, पता नहीं होगा, छोड़ो, कुछ जाने दो। आप कुछ चीज कम अप विद समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सिचुएशन यहाँ पे बस इतना है
कि अभी नेक्स्ट ईयर उसका टर्नओवर 42 लाख्स है, राइट, विच इज़ क्लियरली मोर देन 40 लाख्स, ओके, क्योंकि वो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो गुजरात में बिलोंग करता है। पर अब वो एग्जामिशन नोटिफिकेशन जो पहले था वो उठ गया उससे, तो क्लियरली दोस्तों अब वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है। तो क्लियरली दोस्तों सिंपल सी बात है, नाउ ही इज लायबल टू रजिस्टर, राइट, बिकॉज नाउ ही इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। उसका टर्नओवर ऑब्वियसली क्या है, अब तक का जो था वो क्या था, एग्जाम सप्लाई का था, तो वो ले लेंगे क्लियरली, और एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई आता है तो ले लेंगे। पर अब अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम सप्लाई नहीं कर रहा, वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इसीलिए ही इज बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डन दोस्तों, ओके परफेक्ट। एंड बाय द वे याद रखना 18(1)(a यहाँ पे आ जाएगा, आईटीसी के रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उसको सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये एक उस एंगल की बात हो रही थी, दैट्स इट। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज सीटीपी एंड आरटीपी। ओके, तो आज दोस्तों एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, सीटीपी एंड आरटीपी यहाँ पे निकाल दो ज़रा, नेक्स्ट आएगा, माय बैड। यहाँ पे अगेन रजिस्ट्रेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे बोला है मिस्टर वाई है एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सेल्फी स्टिक्स इन मुंबई सप्लाई सच गुड्स थ्रू फ्लिपकार्ट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया अमाउंटिंग टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 lakhs। तो बंदा ईसीओ के थ्रू माल बेच रहा है आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, वो तो भैया मुंबई में है, पर वो मुंबई नहीं, वो आउटसाइड द स्टेट बेच रहा है, तो इज ही लायबल टू रजिस्टर कंपल्सरीली? यस, हेल यस। आर यू कैरिंग इट? यस, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और कोई प्रोसीजर उसको नहीं करना है, वो चुपचाप क्या है, रजिस्टर हो जाएगा, और फिर वो टैक्स पे करने के जो भी प्रोसीजर्स है वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम चीज़ है, बस याद रखना यहाँ पे अदर स्टेट्स नहीं, अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है, अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है, अमाउंटिंग टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 lakhs, राइट। तो इशारा यहाँ पे इस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई सुन, कि भाई सुन, ओके, कि यार ये विद इन द स्टेट कर रहा, तो आज उसका 40 लाख लिमिट है इसको एप्लीकेबल, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। 5 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर है, नॉन सेंस। 5 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, और आप सप्लाई कर रहे हो बेटा टू डिफरेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आपको अनरजिस्टर्ड रहना है और फिर भी आपको ईसीओ के थ्रू माल बेचना है, बेच, बिंदास बेच, पर भैया विद इन द स्टेट ही बेच। ठीक है, यस, पर उसके लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन तेरे को भी थोड़े कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और ईसीओ तेरे को भी करने पड़ेंगे। ठीक है, डन। तो दोनों ने मंजूरी कर ली कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसमें ईसीओ का भी फायदा है और सप्लायर का भी। सप्लायर को लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल जाएगा और ईसीओ को उतना रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो प्रोसीजर्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया ईसीओ की तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है बॉस, कि इंटरस्टेट सप्लाई उसको करने का अलाउड ही नहीं है। अगर आपने कर दिया तो 122(1)(b के तहत ऑफेंसीज है। हाँ यस, नेक्स्ट, इसका टीसीएस नहीं काटोगे आप। ठीक है, अरे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है यार, ये काट भी देगा तो इसका कहाँ कोई ई कैश लेजर में जाने वाला है पैसा, एक्सपेंस करना पड़ेगा उसको, और वो गवर्नमेंट नहीं चाहता था वो। तो टीसीएस मत काटना ईसीओ। जीएसटीआर रेट में सभी डिटेल्स फर्निश कर देना, और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर का एनरोलमेंट नंबर होना ही चाहिए, तो ही जाके क्या है वो आपके थ्रू सप्लाई कर सकता है। ठीक है, डन। और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, वेरी सिंपल, सबसे पहले पोर्टल से एनरोलमेंट नंबर लो। ठीक है, फिर सिंपल सी बात है ईसीओ, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पैन भी होना चाहिए। अच्छा, जब आप क्या है अपना क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लिस्ट करवाते हो अपने पास ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपके पास, ओके, आप इंश्योर करना कि आप सब डिक्लेयर करें। सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल। आपको पैन डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड आपका स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि भैया आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा एक और चीज़ याद रखना क्या, कि अगर आपकी 3 ब्रांच है तो आपको 3 ब्रांचेज जो 3 स्टेट में है, तो आपको एक ही स्टेट चुनना पड़ेगा, और उसमें ही आप क्या है विद इन द स्टेट सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू। तीनों के तीनों स्टेट में नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं हो सकता गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है तो मैं
सिंपल सी बात है, यहाँ पे अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि गोवा और गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर नहीं। अगर मैं महाराष्ट्र चूज करता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर ही मैं ईसीओ के थ्रू माल बेच सकता हूँ। फिर गोवा और गुजरात में मैं बैन हो जाऊंगा, सिंपल। मैं ईसीओ के थ्रू नहीं सप्लाई कर सकता, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, डन। एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर होना नहीं चाहिए, और एनरोलमेंट नंबर के बिना क्या है, मैं ईसीओ के थ्रू माल नहीं बेच सकता। ठीक है, यस। तो ये उसके कंडीशन है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल है बट बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने क्या है आपको स्पेसिफिकली बोला है। प्रोविजन बहुत सिंपल है, लायबल हो उसके 30 दिन के अंदर क्या अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन लायबल हो वही इफेक्टिव डेट है। ठीक है, और उसी दिन से क्या है, आप टैक्स पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसी दिन से गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगा। तो आप कस्टमर को चार्ज भी करना शुरू कर सकते हो। उससे मेरे को और एक कॉन्सेप्ट याद आता है, क्या कि तब तो तेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप सिर्फ इनवॉइस भेजेंगे, राइट। और आप रिसिपेंट को बोलेंगे कि आप 11,80,000 में से मेरे को अभी सिर्फ 10 लाख ही दो, 1,80,000 रिसिपेंट आप मुझे दे देना जब मैं आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस भेज दूँ। और वो ऑब्वियसली मैं आपको भेजूंगा, जीएसटी मिल जाए मुझे उसके बाद, और वो भी 1 महीने के अंदर आरटीआई दे दूंगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समझा दिए। नेक्स्ट इज, अगर सिंपल सी बात है, इफेक्टिव डेट आपका क्या है, ओके, थोड़ा डिले हो जाएगा अगर क्या है आपने 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया तो। ठीक है, तो आज फटाफट से काउंटिंग करवा दीजिए। 1 सितंबर में यहाँ पे जब आपने एक्सीड किया 20 लाख, सबमिट किया एप्लीकेशन 20 सितंबर को, तो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ विद इन 30 डेज 1 सितंबर आ जाएगा। सेकेंड, राम भाई ने एक्सीड किया है कभी 25 अक्टूबर को, और क्लियरली दोस्तों यहाँ पे 30 दिन खत्म कहाँ होते ये मुझे आप बताइए। अक्टूबर में कितने दिन है दोस्तों, क्लियरली 31 डेज। 31 में से 25 चले गए तो बचे कितने, 6, राइट। और नवंबर में और कितने दिन चाहिए, 24। तो 24 नवंबर के पहले, ओके, 24 नवंबर के पहले माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बहुत ज़रूरी था कि आप रजिस्टर कर ले, पर आपने किया 27 को, माँ कसम। तो भैया सिंपल सी बात है, आपका इफेक्टिव डेट भी उतना आगे बढ़ जाएगा, और वो आ जाएगा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी की तरफ, यानी 5 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आना चाहिए एक्चुअली सीटीपी और एनआरटीपी। ठीक है, ओके, बात कर रहा हूं दोस्तों सबसे पहले वर्जन की, और वो है हु इज़ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है, लेट्स जस्ट चेक द डेफिनेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस in course or furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity in a state where he has no fixed place of business। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि भैया वो जहाँ पे क्या है ये धंधा पानी कर रहा है, he has no fixed place of business and he can do business as a principal agent or in any other capacity। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो कॉम्पो, नो बेटा ही कैन नॉट, 10(2) में ना बोला है इसको भी और एनआरटीपी को भी। थर्ड, व्हेन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लायबल टू रजिस्टर, ओके, व्हेन क्या बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा साले तेरा, व्हेन क्या बोल रहा है, तेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है क्या, एक कान के नीचे दूंगा गाउठी, कुछ नहीं दिया है तेरे को, समझा ना। अनलेस टू इंटरस्टेट, ये इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है बेटा विद रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, ये केस। नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी पीरियड क्या है आरसी का, ओके, 90 डेज या फिर पीरियड फॉर विच यू अप्लाइड विच एवर इज अर्लियर। एक्सटेंशन क्या मिलेगा, यस अगेन 90 डेज या फिर पीरियड फॉर विच यू अप्लाइड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट पर्सन की, जो है मिस्टर एलन। तो एलन वॉकर दोस्तों आया था थोड़े दिन पहले, यस, वो कौन था, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु विशेस टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ही सीक्स योर एडवाइस, व्हेन शैल ही अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा मिनिमम 5 days prior to your commencement of business। Is PAN required? No, PAN is not required बेटा। ठीक है,
या तो तेरा पासपोर्ट चलेगा, या तो तेरा क्या है अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो, ठीक है, या बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो, अगर तू कंपनी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज what is the period of validity of RC? Again 90 days या period for which you've applied whichever is earlier, extension में भी सेम चीज। इंडिविजुअल में सेल्फ अटेस्टेड है एंड बिजनेस में आई एम सो सॉरी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, माय बैड, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 29 नहीं है दोस्तों, सेक्शन 30 है ये, पर इसके अंदर 29 का भी क्या है, एक मिश्रण है, एक तड़का है, वो देख लेना, ठीक है। क्या है सुनो। सबसे पहली बात, मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा इंटेंड्स टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ building materials to various construction sites in Haryana. He has taken voluntary registration in the month of April. However, he has not commenced the business till December due to lack of working capital. The proper officer suo moto cancelled RC. You are required to examine the validity of the proper officer's action in the eyes of law. एकदम सही है भाई। एक तो तूने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है साले, और 6 महीना हो गया तूने धंधा ही चालू नहीं किया, कर क्या रहा है साले, गुटी खेल रहा है क्या है, नॉनसेंस, क्या कर क्या रहा है, फालतू का लिया रजिस्ट्रेशन, चल निकल, कोई काम धंधा है नहीं तेरे को, आ गया जीएसटी लेने, सीधा क्या है तेरा करूंगा मैं आरसी कैंसिल, ठीक है, यस, तो एकदम सही है, इट इज राइट इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, ये पहला आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स हैज अप्लाइड फॉर रिवोकेशन आफ्टर 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ cancellation. Department contends that the application shall be made only within 30 days. If it is made after that, then clearly, okay, it is not correct. But Mr. X says कि नहीं, the period of submission is within the amended limit. तो आंसर yes, contestant जो है दोस्तों, अरे contestant क्या सॉरी एप्लीकेंट जो है वो एकदम सही कंटेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी 30 दिन का लिमिट गया बेटा, अब है 90 दिन, समझा, और एक्सटेंशन मिलेगा और 180 दिन का, ठीक है। तो या तो कमिश्नर दे सकता है, या तो कमिश्नर अगर ऑथोराइज करे तो कोई ऑफिसर दे सकता है, बट दैट ऑफिसर कैन नॉट बी ऑफ अ रैंक लोअर देन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट इज रूल 10A, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 10A पे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है किसी ने, पर मैंने बनवाया आपके लिए स्पेसिफिकली, क्या है चेक कीजिए। ओके, रूल 10A में दोस्तों यू हैव टू फर्निश बैंक डिटेल्स, ठीक है, विद इन अ सर्टन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और वो टाइम क्या है, वो टाइम क्लियरली दोस्तों अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू रे, yes, either within 30 days from the date of grant of RC or furnishing details of outward supplies of goods or service in GSTR 1, या फिर क्या है IFF invoicing furnishing facility whichever is earlier, ठीक है, yes। तो ये टाइम लिमिट के अंदर क्या है भैया, बैंक डिटेल फर्निश कर दो। तो यहाँ पे अप्लाई किया है 10/4 को, ग्रांट हुआ है 17/4 को, अप्लाई किया है फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, बट ही डिड नॉट फर्निश बैंक डिटेल्स व्हाइल ही वाज अप्लाइंग फॉर द RC। तो ड्यू डेट क्या है इसका, अज्यूमिंग GSTR 1 इज फाइल्ड ऑन 11/6, तो भाई 11/6 दे दिया आपको, गिवन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये आपको अभी 30 डेज गिनना है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC। तो यहाँ पे 30 डेज कैसे गिनेंगे, अप्रैल में है 30 दिन, 17 चले गए, बचे कितने, 13। मई में क्या सीन है बताओ, अरे आपको कितने चाहिए रे, 30 चाहिए ना आपको, 30 डेज चाहिए ना, खत्म, 17 ले लेना भाई, ठीक है, डन। ओके, तो आ जाएगा दोस्तों 17/5 या फिर 11/6, ठीक है, डन, विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा 11/6, ठीक है, डन है, डन है, डन है। अच्छा, इसमें दोस्तों मैंने स्पेसिफिकली क्या है मैं बता देता हूँ आपको, हाँ, ये अमेंडमेंट के रिलेशन में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवाया है जो अपने मैराथन पार्ट 3 में भी है, ठीक है, और साथ साथ में मैंने जो Q&A मैराथन लिया था उसके MCQ सेक्शन में भी है ये, ठीक है। तो
वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो दैट्स इट, आई फील दैट्स इट। Q&A मैराथन नहीं, आई एम सो सॉरी। ये आप स्पेसिफिकली क्या चेक कर लेना अपने मैराथन पार्ट 3 में, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए, तो वहाँ पे दोस्तों क्या पूरा पूरा मैंने करवाया है इसका क्वेश्चन के साथ, तो वो प्लीज़ देख लेना। एंड दूसरा मैं स्पेसिफिकली आपको ये बोलूँगा कि एक और क्वेश्चन अगर कोई बन सकता था तो इस पे बन सकता था, ओके, कि रजिस्ट्रेशन अगर लेना है तो यहाँ पे ऑप्शनल है या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता था कि आपको फॉर एग्जांपल 2 ब्रांचेस दी है, 2 अलग अलग स्टेट में दी है, ठीक है। तो फिर उस सिनेरियो में अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करता है तो दोनों स्टेट में करना पड़ेगा, यस, कंपल्सरीली करना पड़ेगा। पर अगर एक ही स्टेट में आपकी 2 ब्रांचेस और थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है तो फिर तो डिपेंड करता है, एक को आप क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रखो, दूसरे सबको क्या है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रख दो, या फिर सबको क्या है रिस्पेक्टिवली क्या है रजिस्टर करवा दो, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। पर दोस्तों एक SEZ में और एक नॉन SEZ में है, तो फिर आपको दोनों को स्पेसिफिकली क्या है अलग अलग GSTN नंबर के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है प्लीज़ याद रखना। एंड 25/8 में माय डियर फ्रेंड ये जो टाइम लिमिट है 90 डेज का, ये भी प्लीज़ याद रखना दोस्तों। ये काफ़ी लोगों को क्या है पता ही नहीं होता। क्या पता नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, कि आज एक प्रॉपर ऑफिसर जो है, ओके, वो अगर स्पेसिफिकली सर्वे इंक्वायरी इंस्पेक्शन सर्च के थ्रू क्या है बताता है कि भाई आरोप डालता है आप पे कि यू हैव फेल टू रजिस्टर, तो आज PO जो है स्पेसिफिकली वो क्या है बोलता है कि चल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा, और वो सामने वाला अगर क्या एक्सेप्ट कर लेता है ये चीज़ को, तो विद इन 90 डेज उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। और एक थियरी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि भैया कैंसिलेशन अगर आपको करना है RC का, तो आप अपने एंड पे अगर कैंसिल करना चाहते हैं, ओके, कहाँ गया मेरा पेन, यस, ठीक है। तो भैया क्या रीजंस हो सकते हैं, और अगर अगर प्रॉपर ऑफिसर आपका RC कैंसिल करना चाहता है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो क्या है स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है। चांसेस थोड़े कम है पर ठीक है, अगर थियरी पेपर रहा तो स्पेसिफिकली आप जो क्वेश्चन 6 और 7 होता है ना, वहाँ पे दे कैन आस्क समथिंग ऑन दोज लाइन्स, राइट। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दैट एंड आई थिंक या यू आर डन एब्सोल्युटली विथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो तुरंत क्या है नीचे जाइए और टेलीग्राम लिंक पे अपना क्लिक कीजिए एंड या डू इट। बाय द वे मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हर रोज़ एक OCOV वीडियो डालता हूँ, 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियो, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर में एप्लीकेशन 7.2 में आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। 7.2 में आता है क्या, अल्कोहलिक लीकर का अगर लाइसेंस बेचा तो, राइट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एग्रीगेट टर्नओवर का उसका एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। इंटरेस्ट के रिलेशन में, एग्रीगेट टर्नओवर के रिलेशन में मैंने ऐसे वीडियोस बनाए, वो आ जाएंगे। और हर रोज़ एक छोटा क्या है शॉर्ट्स आएगा, 1 मिनट का ही है ये वीडियो, ओके, जहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर GST अमेंडमेंट भी समझाया जाएगा, और हर रोज़ MCQs भी होंगे और एक ट्रिकी क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो आपको बेसिकली क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। मज़ा आएगा, काफ़ी एंगेजिंग रहता है। स्टूडेंट्स भी जो अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कुडोज टू देम, बिकॉज जो माहौल बनता है वो उन्हीं की वजह से बनता है, ठीक है। डन दोस्तों, दैट्स इट। अगर आपको जेन्युइनली ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको चाहिए सप्लाई चैप्टर इसके बाद तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सप्लाई OCOQ इन द कमेंट सेक्शन।